दोस्तों बीएसएनएल क्यों बर्बादी की तरफ जा रहा है वो अब मालूम चला है हमें। दरअसल इनका एक प्रोटोकॉल लेटर मिला है जो कि सीनियर डायरेक्टर विवेक बंसल का था, जो कि प्रयागराज विजिट के लिए जाने थे। और उनका ये लेटर जैसे ही सर्कुलेट हुआ इंटरनेट के ऊपर बवाल सा मच गया कि भैया ये क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है डायरेक्टर जी का बीएसएनएल का, जिनका एक सिंपल सा विजिट होना था वहाँ पे। इनकी डिमांड थी उस लेटर के अंदर कि 50 से ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए मेरे लिए, ट्रांसपोर्ट का जो व्हीकल चाहिए मुझे स्पेसिफिक वो ये होना चाहिए, फूड मुझे इस तरीके का चाहिए, मुझे टॉवल चाहिए, मुझे ग्रूमिंग स्टफ चाहिए, मुझे बाथ किट चाहिए, मुझे पर्सनल आइटम चाहिए, मुझे मतलब पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था इनको। इस तरीके से वो सारा का सारा इस लेटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बाथ किट, टॉवल, अंडरगारमेंट, स्लीपर, हेयर ऑयल, कॉम्ब, माइनर, मिरर, सोप, शैम्पू क्या चाहिए इनको वो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। गाड़ी चाहिए इनको इनोवा क्रिस्टा, वाइट कलर मेंशन किया हुआ था, उसके अंदर भी टॉवल रखे होने चाहिए, इस तरीके की बात थी। ड्राई फ्रूट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ब्रांडेड वाटर बॉटल चाहिए इनको, स्नैक्स चाहिए, स्पेशल ब्रेकफास्ट चाहिए, और होटल कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या नहीं होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब क्या क्या इनकी डिमांड थी। इनकी सिंपल सी प्रयागराज विजिट होनी थी, जहाँ पर एक टेंपल में भी इनको जाना था, और उसको इन्होंने इतना ज़्यादा लग्जूरियस बना दिया, इतना ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट की डिमांड कर दी कि जिससे कि लोगों ने सवाल उठाए कि सरकारी पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, बजाय कि कंपनी के बेनिफिट के लिए। रुकने को तो एक सिंपल सी जगह पे भी रुक सकते थे, लेकिन नहीं, इनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए कि मुझे कार भी ये चाहिए, मुझे वो भी ये चाहिए, मुझे 50 स्टाफ चाहिए। इस तरीके की बातें सामने आई है। तो यहाँ पर यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर तक ने ये कह दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और ये बिजार चीज़ है जो कि डिमांड की जा रही है बीएसएनएल के डायरेक्टर की तरफ। फिलहाल के लिए अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा इनको वो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इस विजिट को ही टोटल कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन की भी डिमांड की गई है कि इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों डीजीआई का रोमो रोबोट वैक्यूम क्लीनर, जो कि पहला कंज्यूमर रोबोट वैक्यूम मॉडल है, जो कि दुनिया भर में लॉन्च हो चुका है और इंडियन भी इसका यूज करते हैं जिन्होंने परचेज कर रखा होगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका नाम सैमी एस्डोफल था। वो अपने डीजीआई रोमो वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल करना चाहते थे प्ले स्टेशन 5 के कंट्रोलर से। तो उस प्रोसेस के अंदर इन्होंने क्लाउड एक्सेस करने की कोशिश करी अपने वैक्यूम क्लीनर को। तो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल रिवर्स इंजीनियरिंग कर आगे किसी तरीके से बैकएंड से ऑथेंटिकेशन इशू करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में 7000 और डीजीआई रोमोज यूनिट तक की एक्सेस कर जाते हैं, उनके डैशबोर्ड तक एक्सेस कर जाते हैं एक्सीडेंटली, जिसके बाद में कंट्रोल तो अपना वैक्यूम क्लीनर कर रहे होते हैं और दूसरों का भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस बात को आगे उठाया। तो मालूम चला यहाँ पर कंपनी के डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसा फ्लॉ था कि अनऑथराइज एक्सेस भी हो पा रही थी दूसरे रिमोट वैक्यूम क्लीनर से, जिसकी वजह से अब उसको फिक्स किया गया। और यहाँ पर ये बात उठी कि प्ले स्टेशन 5 से कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने एक्सीडेंटली 7000 डीजीआई रोमो वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों इंडिया की एक फैमिली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1917 के वक्त में 35,000 रुपए का लोन दिया था। दरअसल उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कई सारी फैमिली से लोन मांगा था, जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने लोन मांगा था। तो यहाँ पर कुछ ने जो लोन दिया था उनमें से एक फैमिली सेठ जुम्मा लाल रूथिया की थी। उन्होंने ये लोन दिया था 35,000 रुपये का 1917 के वक्त में। आप सोच के देखो इसकी कीमत कितनी रही होगी, मतलब आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों में इसकी कीमत रही होगी, जो 35,000 रुपये इन्होंने 1917 के वक्त में दिए था। इनके पास में ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी है उसका। और अब ये इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट समेत इनके पैसे वापस चाहिए, और अगर इंटरेस्ट को लगाया जाए और उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगाया जाए तो ये पैसे 35,000 रुपये आज की डेट में करीबन 110 करोड़ रुपए के समथिंग बन रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट सबको ऐड करा के इतना बन रहा है, जिसके बाद में इनकी डिमांड है कि इनको वापस रीपे किया जाए इनका 35,000 रुपये इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह जैसी भी कैलकुलेशन होती है उसके साथ में, जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करे या गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इनको कितने रुपए मिलने चाहिए। ग्रुप एआई से जब पूछा गया तो उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा के करीबन
113 करोड़ के समथिंग बताया है कि वो इनको मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है और उस वक्त के पैसे और इस वक्त के पैसे किस तरीके से सेम बनेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो 113 करोड़ रुपए की डिमांड ग्रुप के अकॉर्डिंग बनती है। हालांकि ये फैमिली कितना चाह रही है, गवर्नमेंट कितना देगी, या कोर्ट अप्रूव करता भी है नहीं करता, या फिर ये कह देगा नहीं तुमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए थे पैसे उनसे लेने चाहिए और अब गवर्नमेंट बदल चुकी है, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने हम पे कब्जा किया तुमने उनकी हेल्प करी है, इस वजह से हम नहीं देंगे। तो मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मेरी थिंकिंग है कि क्या पता इस तरीके से भी हो जाए। लेकिन हाँ, इनके पास में लोन का सर्टिफिकेट भी है और उसको ऑफिशियली अप्रूव्ड भी किया गया है कि जी हाँ, ये लोन इस फैमिली ने दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। उड़ीसा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस देवरत्ता मोहंते को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दरअसल ये वेंडर से रिश्वत ले रहे थे 30,000 रुपए की, कुछ अप्रूवल के लिए, कुछ परमिशन के लिए, जबकि उसके पास में माइनिंग का लाइसेंस भी था। तो उसने कंप्लेंट कर दी विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और तभी जब वो रिश्वत दे रहे थे तभी तुरंत ही विजिलेंस डिपार्टमेंट देख के पकड़ लेता है इनको, और उसके तुरंत बाद ही इनके भुवनेश्वर वाले घर में भी छापा मारा जाता है और वहां से 4 करोड़ रुपए की नकद राशियां मिलती है इनकी अलमारी से, डबल बेड से, ट्रॉली बैग से। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर नोटों का बंडल ना हो। इनके पास में गोल्ड भी बरामद हुआ है, कई सारा एसेट भी बरामद हुआ है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में अगर उड़ीसा की बात की जाए तो इतना ज़्यादा नकद आज तक नहीं पकड़ा गया है। मतलब छोटा मोटा पकड़ा गया होगा, लाखों रुपए पकड़े गए होंगे, लेकिन 4 करोड़ वो भी नकद पहली बार ऐसा हुआ है जो कि पकड़ में आया है। और अभी भी ये जांच रुकी नहीं है, अभी भी और भी जांच चल रही है कि इनका और कौन सा एसेट हो सकता है, उनको और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जहां पर हमें कुछ मिल सकता है, और कई सारी हो सकता है इन्होंने प्रॉपर्टी भी बाय कर रखी हो, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, वहां पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी भी, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है जापान इंडियन लोको पायलट्स को। तो वहाँ पर जापान के अंदर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेन के ऊपर जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, लेकिन अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर के बीच में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। लेकिन हाँ, क्या पता इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा तेज़ रहे, तो जिसके लिए इंडियंस को ट्रेनिंग दी जा रही है जापान के अंदर। दोस्तों, इंडिया का एक स्नीकर स्टार्टअप, उसका एक एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी के साथ में फ्रॉड कर चला गया, और जिसको आप कह सकते हो लीगल फ्रॉड किया है। दरअसल इंटरनल डिस्काउंट कोड होता है जो कि उस कंपनी के एम्प्लॉय ने जनरेट किया खुद ब खुद, और वो भी 100% का डिस्काउंट कोड जनरेट किया, जिसको डालते ही स्नीकर की कॉस्ट 0 हो जाती है, और उसका यूज़ करके इसने 2 लाख की वर्थ के ब्रांडेड शूज़ खरीद लिए और उसके बाद में कंपनी को छोड़ दिया, मतलब कंपनी से एग्जिट कर गया। जिसके बाद में जब ऑडिट किया गया कंपनी के सिस्टम को, तब मालूम चला कि यहाँ पर 2 लाख की वर्थ के शूज़ इस तरीके से डिलीवर करवाए गए थे, जहाँ पर 100% का डिस्काउंट कोड कूपन यूज़ किया था उन्हीं के एम्प्लॉय ने, और उसके बाद में कंपनी को छोड़ दिया था कि भैया मुझे नहीं करनी यहाँ पे नौकरी। और इस तरीके से इसने कंपनी के साथ में एक तरीके का लीगल फ्रॉड कर दिया। दोस्तों, ओला इंडिया के अंदर से अपने 150 फिजिकल स्टोर्स को बंद करने जा रहा है मार्च के एंड तक, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा, कभी भी आप रोड के आसपास से निकलोगे ओला स्टोर को देखते हुए तो वहाँ पर आपको धूल मिट्टी में पड़ी हुई उनकी स्कूटियाँ दिखने वाली हैं। वहाँ से कुछ मत लेना, क्योंकि वो बंद होने वाली कंपनी हो चुकी है। ये अपने 150 स्टोर बंद करने वाले हैं। दरअसल इतनी ज़्यादा आग लगी है ना इनकी स्कूटियों में कुछ सालों से, जिसकी वजह से ये रिकवर कर नहीं पाए, और बाकी की जो दूसरी कंपनियाँ आई उन्होंने इनको कुछ इस तरीके से टेक ओवर किया, और फिर जब लोगों को इतना ज़्यादा ऑप्शन मिला तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, जिसकी वजह से आज इनकी इस तरीके की हालत हो गई है कि 150 फिजिकल स्टोर्स को अब इनको बंद करना पड़ रहा है मार्च के एंड तक।